Hello everyone, welcome to my YouTube channel that is Doctors for All. Myself Dr. Praveen Shukla और मैं फ़िलहाल जूनियर रेजिडेंट हूँ practicing in Sri Balaji Action Hospital. Here I am basically completing my masters, that is DNB in internal medicine, and I have done my MBBS from Lala Lajpat Rai Government Medical College, which is present in Meerut, a well-known institute. Actually this is my first video एंड दिस इज़ माई न्यू यूट्यूब चैनल, क्योंकि मैंने इसको इसलिए बनाया है कि एक्चुअली जब मैं यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं पेशेंट्स देखता हूँ या फिर मैं और कहीं जाता हूँ, कैंप्स में जाता हूँ, तो मैं ये नोटिस करता हूँ कि लोगों को बेसिक जो डे टू डे लाइफ की बीमारियाँ हैं, जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उनके बारे में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं, क्वेरीज़ हैं, मिथ्स हैं, और थोड़ा सा जहाँ पे लिटरेसी रेट कम है वहाँ पे बहुत सारे मिथ्स होते हैं, इल प्रैक्टिसेस होती हैं। तो ये सिर्फ लोगों पे ही नहीं, मेरी फैमिली है, मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे दोस्त की फैमिली है, वो मुझसे हमेशा कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, कुछ क्वेरी रहती है, कुछ कन्फ्यूजन रहते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया जाए, जिससे मैं लोगों की क्वेरी जो मुझे अभी तक पता चली है या जो मुझे कंटिन्यूस पता चल रही हैं उनको मैं डायरेक्टली सॉल्व कर सकूँ। क्योंकि कई बार मेरे पास कॉल्स आती हैं या फिर मैसेजेस आते हैं, मैं सबका रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। तो मैं सोच रहा था कि एक यूट्यूब चैनल बना दिया जाए, जिससे मैं सबसे एक ही बार में इंटरेक्ट कर सकूं और कुछ क्वेरीज जो भी हों वो यूट्यूब चैनल में कमेंट्स में आ जाएं, तो मैं उनको देख के टाइम हो तो रिप्लाई कर सकूं। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो से मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में, जो लोकली सब लोग समझ पाएँ, उस लैंग्वेज में बहुत ही छोटे फॉर्म में सबको ईजिली सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकूँ। तो मेरा मोटो यही है। तो ये मेरा पहला वीडियो है बेसिकली, और मैं इसको एक जो सबसे ज़्यादा प्रिवलेंट इस समय डिजीज़ चल रही है, जो सबसे ज़्यादा कॉमन चल रही है डिजीज़, दैट इज डेंगू फीवर, मैं कोशिश करूँगा डेंगू पे एक वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, और कोशिश करूँगा कि सारे के सारे आपके जो भी डाउट्स हैं उनको इसमें सॉल्व कर सकूँ और इजी वे में सबको समझा सकूँ। तो एक इंट्रो देता हूँ पहले मैं कि होता क्या है डेंगू फीवर, क्यों हो रहा है, कैसे होता है। ठीक है, डेंगू फीवर एक वायरस कॉज करता है, इसे डेंगू वायरस बोलते हैं। फ्लैवी वायरस होता है, मेडिकल लैंग्वेज में थोड़ा सा सिग्निफिकेंट है उन बच्चों के लिए, बट हमारे आपके लिए जो कि एक डे टू डे में फ्लेवी वायरस होता है। 4 टाइप के इसमें वायरस होते हैं, डेंगू 1, 2, 3, 4। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो जैसे एक बार हम सोचते हैं कि एक बार हो गया डेंगू तो उससे क्या होगा कि आगे के जो भी होगा उससे बचे रहेंगे हम, ऐसा नहीं होता है। डेंगू 1 जो होता है, डेंगू 3 से बचाव नहीं देता है, इसलिए जानना जरूरी है कि 4 टाइप के वायरस होते हैं। ठीक है, आगे और डिटेल में समझ लेंगे। ठीक है, तो अब ये जो डेंगू होता है, ये डेंगू वायरस क्या करता है, ये मॉस्किटो, जो मॉस्किटो मच्छर होते हैं हमारे आसपास, एडीज मॉस्किटो होता है उसकी फीमेल में, उसके थ्रू ये ट्रांसमिट होता है। तो इसलिए बहुत जल्दी ये ट्रांसमिशन इसका होता रहता है। ये डेंगू जो होता है और मलेरिया, ये आपस में भाई बहन जैसे मुझे लगते हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये जो मलेरिया है ये गाँव साइड ज़्यादा प्रिवलेंट होता है, गाँव में जहाँ पे थोड़ा वैसा एटमॉस्फेयर होता है, रूरल एरियाज़ में। और जो डेंगू है वो शहरों में ज़्यादा होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो हमारा डेंगू है, डेंगू फीवर है, वो एडीज़ कॉज करता है, और एडीज़ ज़्यादा रहता कहाँ है, ये शॉर्ट फ्लाइट, मतलब ज़्यादा दूर उड़ नहीं सकता। ये क्या करता है, इसकी जो ग्रोथ होती है स्टैग्नेंट वाटर में, मतलब रुके हुए पानी में होती है, जो जनरली शहरों में जो हमारी बाल्टी में या फिर मान लीजिए कि बकेट्स में या फिर जो टायर्स होते हैं, ओपन टायर्स होते हैं, क्योंकि अर्बन एरियाज़ में क्या होता है जनरली कि हम लोग ओपन में सारी चीज़ें रखे होते हैं। जहाँ पे भी अर्बनाइजेशन नया नया हुआ है या फिर जहाँ प्रॉपर सैनिटेशन नहीं है, जहाँ प्रॉपर हम देखते हैं कि जहाँ पे प्रॉपर वॉशरूम जाने की जगह नहीं है, पेशाब लैट्रिन सब खुले में करते हैं, तो वहाँ क्या होता है कि बारिश के समय पे पानी इकट्ठा होता जाता है और रुके हुए पानी में एडीज़ अपना अंडा देता है। तो उससे क्या होता है, 5 से 6 दिन में वो अंडा प्यूपा बन के रिलीज़ हो जाता है और वो बहुत सारे मॉस्किटो बना लेता है। ठीक है, तो मैं आपको इसमें एक छोटी सी साइकिल बताऊंगा डेंगू की, जिसकी वजह से जैसे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या किस फॉर्म में डेंगू आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो डेंगू क्या होता है कि अब बाई चांस मान लीजिए कि जहाँ डेंगू फीवर है, ठीक है, जहाँ वायरस है, जैसे मान लीजिए मुझे डेंगू फीवर है, मेरे अंदर वायरस है, जिस मच्छर ने आके मुझे काटा उसने मेरा ब्लड सक किया, ब्लड लिया और उस ब्लड में वायरस है। ब्लड क्या जाता है, उसका वायरस जाता है पेट में, पेट के बाद वो सलाइवरी ग्लैंड में, मतलब थूक के थ्रू मॉस्किटो में, मतलब मच्छरों में बना रहता है। अब ठीक है, जब वही मॉस्किटो दूसरे आदमी को जिसमें डेंगू नहीं है वो उसको काटता है जाके, तो वही ब्लड अपने सलाइवा से वो
जब ब्लड सक कर रहा होता है तो उसमें ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इस तरह डेंगू आगे से प्रिवेंट फैलता चला जाता है। ठीक है, तो डेंगू हमारा ये समझ में आ गया आपको होगा। उसके बाद बताऊंगा कि प्रिवलेंस कितना है, मतलब ये होता ज़्यादा कहाँ पे है। एक्चुअली ये हमारा जो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन है, जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, जहाँ धूप ज़्यादा निकलती है, जहाँ मॉइस्चर ज़्यादा होता है, जैसे ये अपना इंडिया, भारत आ गया, श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, ये जो एरिया बांग्लादेश वाला एरिया, यहाँ सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। इंडिया में भी वैसे ही कॉमन है सबसे ज़्यादा। ठीक है, अब आगे बात करेंगे कि इसमें, ठीक है, ये पता चल गया हमें कहाँ कॉमन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें दिखता क्या क्या, क्या क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या इसमें बीमारियां, मतलब जो असर आता है हमारी बॉडी में, क्या क्या दिखता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें ये जानना कि डेंगू कैसे 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 मतलब आगे बढ़ता है। मतलब जैसे पहले डेंगू फीवर होता है। ठीक है, डेंगू फीवर मतलब सिंपल फीवर होता है, माइल्ड मतलब नॉर्मल सा फीवर आता है। कुछ बताऊंगा कि ऐसे कैसे क्या क्या होता है। उसकी एक वो होती है कि स्टेजेस क्या होती है, बेसिकली स्टेजेस आप कह सकते हो। ठीक है, तो स्टेजेस में आपका डेंगू फीवर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट सीवियर स्टेज में आता है डेंगू हेमरेजिक फीवर, मतलब उसमें हेमरेज होने के चांस होते हैं। हेमरेज का मतलब क्या बोलते हैं, खून निकलना, खून बॉडी से निकलने लगता है, तो उसे बोलते हैं डेंगू हेमरेजिक फीवर। ठीक है, उसमें मतलब फीवर भी आता है और ब्लड पतला हो जाता है, जिसकी वजह से खून बहने के चांसेस होते हैं अपने आप। ठीक है, उसके बाद है डेंगू शॉक सिंड्रोम। इसका मतलब है कि आदमी शॉक में चला जाता है। शॉक का मतलब वो वाला शॉक नहीं कि हम सब मतलब परेशान हो रहे हैं, वो वाला शॉक नहीं। शॉक मतलब कि हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, मतलब बॉडी को जितना ब्लड चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। ये होता है डेंगू शॉक सिंड्रोम। ठीक है, तो पहले से स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले डेंगू फीवर क्या होता है। डेंगू फीवर क्या होता है, इससे भी स्टेजेस होती है कि पहले फेब्राइल स्टेज आएगी, जैसे जो हम लोग सबसे ज़्यादा कॉमनली देखते हैं वो फेब्राइल स्टेज वाले पेशेंट्स होते हैं, कि मतलब उनको फीवर हुआ। ठीक है, उसे बोलते हैं फेब्राइल स्टेज। उसके बाद क्रिटिकल स्टेज आती है, ये 2 से 5 दिन का फीवर रहता है, इसमें 2 से 6-7 दिन फीवर रह सकता है। ठीक है, उसके बाद फीवर उतर जाता है और क्रिटिकल स्टेज आती है। क्रिटिकल क्यों बोल रहे हैं, इसके नाम में ही क्रिटिकल है कि मतलब थोड़ा ध्यान देने वाले स्टेज। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, खून पतला हो जाता है, ब्लड से रिसाव शुरू हो जाता है। ठीक है, अभी और डिटेल बताऊंगा। तो ये होता है क्रिटिकल, ये 24 से 48 घंटे का होता है, जिसमें हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है कन्वल्सन फेज। कन्वल्सन मतलब रिकवरी फेज। रिकवरी 2 से 4 दिन का फेज होता है, वो भी खत्म हो जाता है। तो पहले मैं बात करना चाहूँगा आपसे कि व्हाट इज डेंगू फीवर, उसमें क्या क्या सिम्टम्स मिलते हैं, कैसे आप पहचानोगे कि डेंगू हो सकता है। ठीक है, कोई कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं होते कि मतलब ये डेंगू वाले ही फीचर है, ये है तो मतलब डेंगू, ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब कुछ फीचर्स हैं जिससे आप पहचान सकते हो कि हाँ मुझे डेंगू हो सकता है। पहली बात तो सबसे पहले आपको ये ध्यान पता होना चाहिए कि आप जिस एरिया में रहते हो वहाँ डेंगू है कि नहीं। अगर वहाँ डेंगू है तो इसका मतलब है कि आप ससेप्टिबल हो डेंगू के लिए। ठीक है, तो सबसे सिंपल तरीका ये हो गया कि आपको पता होना चाहिए कि आप रह कहाँ रहे हो, वहाँ डेंगू है कि नहीं। ठीक है, तो अगर एंडेमिक एरिया में रह रहे हो, मतलब जहाँ कॉमन है डेंगू वहाँ, तो एक ये फीचर हो गया कि वो प्रिवलेंट है, मतलब आप उसके लिए मतलब आपको हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़, आपको फीवर आएगा, ठंड लगेगी, चिल्स होंगे, साथ में आपको घबराहट हो सकती है। दूसरी चीज़, आपको पूरे जोड़ों में, शरीर में दर्द होगा, जोड़ों में दर्द होगा, थकान बहुत ज़्यादा महसूस हो सकती है। ठीक है, साथ में आंखों के पीछे रेट्रो ऑर्बिटल पेन जिसे बोलते हैं, आंखों के पीछे मतलब सर हल्का हल्का भारी भारी से रहना, दर्द होना, ये होते हैं डेंगू के फीचर्स। ठीक है, उसके बाद आपका मतलब अगर ये फीचर्स आ गए, ठीक है, तो आपका डेंगू फीवर लग हो सकता है, आप उसको चेक करा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद की स्टेज जैसे मैंने बताया कि डेंगू हेमरेजिक फीवर। डेंगू हेमरेजिक फीवर में क्या होता है, 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा उसमें होती हैं। ठीक है, जो 3 फीचर्स होते हैं उसके, एक तो प्लाज्मा लीकेज होता है, इसको मैं समझाता हूँ आपको। प्लाज्मा लीकेज, प्लाज्मा लीकेज में क्या होता है, आर्टराइटिस, जो हमारी नसें हैं जो खून ले जाती है, उसमें क्या होता है, हमारी एंटीबॉडीज जो बनती हैं, जो कि वैक्सीन के लिए, जो कि वायरस के लिए एंटीबॉडीज बनती है, जो ख़त्म करने के लिए, वो हमारी ही आर्टरी में इफेक्ट करके उसमें छेद बना देती हैं, ताकि उससे जो हमारे ब्लड का जो लिक्विड कंपोनेंट है, मतलब तरल पदार्थ है उसका, वो रिसने लगता है। जब हमारी नसों से वो तरल पदार्थ रिसने लगेगा तो हमारे जो ब्लड होगा वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा गड्ढा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है कि प्लाज्मा लीकेज होता है। प्लाज्मा मतलब जो तरल पदार्थ है वो लीक हो जाता है ब्लड से, तो ब्लड गड्ढा हो जाता है, ब्लड गड्ढा हो जाएगा। दूसरी चीज़ क्या होगा, हेमरेज होने के चांसेस होते हैं। हेमरेज क्यों होगा, क्योंकि जो डेंगू फीवर में क्या होता है, जो हमारे बॉडी की बोन मैरो होती है, जिसे बोलते हैं कि ब्लड बनाने की मशीन, बॉडी के अंदर जो ब्लड बनाती है मशीन, वो सप्रेस हो जाती है, वो कमज़ोर हो जाती है, वो रुक जाती है। उसकी वजह से क्या होता है कि
प्लेटलेट जो हमारे जो प्लेटलेट जिन्हें आप नॉन लैंग्वेज तब प्लेट्स बोलते हैं, तो प्लेटलेट जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। हमारे TLC जिसे बोलते हैं, जो वाइट ब्लड सेल, मतलब इसका मतलब ये होता है जो लड़ने की क्षमता होती है वो कम हो जाएंगी। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, प्लेटलेट का मेन रोल क्या होता है कि हमारे ब्लड में कि कहीं से ब्लड बहने ना पाए। अगर कहीं भी आर्टरी फट गई है या फिर कोई भी कुछ भी दिक्कत आ गई है तो वहाँ पे वो क्लॉट मतलब एक तरीके से रोक देता है कि भाई यहाँ से ब्लड नहीं निकलेगा। जैसे हम बचपन में क्या करते थे कि एक पाइप है, पाइप से अगर पानी निकल रहा है तो च्युइंगम चिपका देते थे, तो पानी थोड़ी देर रुक जाता था। वही काम होता है प्लेटलेट का। अगर किसी नस से ब्लड बह रहा है तो वहाँ पर अपना चिपक जाते हैं खूब सारे जाके, ताकि वो ब्लड ना बहे। तो अगर प्लेटलेट कम हो जाएंगे तो ब्लड बहने के संख्या ज़्यादा हो जाएंगी, तो हेमरेज होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो हेमरेज हो सकता है। दूसरी चीज़ ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट। ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट में क्या होता है कि अगर प्लेटलेट नहीं होगा तो हमारे मतलब ब्लड कम रहेगा। एक तो खून जो होगा वो क्या हो गया रखा है, काफ़ी गाढ़ा हो रखा है। क्यों? क्योंकि तरल पदार्थ निकल चुका है। तो खून जो कि दूर दूर ऑर्गन से, जैसे किडनी है हमारी, ब्रेन है हमारा, ये दूर है हार्ट से ना, जो पंप कर रहा है वो दूर है इससे, तो यहाँ जा नहीं पाएगा ब्लड। तो उससे क्या होगा आइज में, तो उससे क्या होगा ऑर्गन फेलियर होने लगता है। ऑर्गन फेलियर मतलब जो हमारे ऑर्गन से, मतलब जो किडनी है हमारी फेल होने लगती है, ब्रेन हमारा फेल होने लगता है। तो ये सारी चीज़ें हमें दिखने लगती हैं। ठीक है, तो किडनी में क्या होगा कि हमारा जो एक्यूट किडनी इंजरी है, मतलब किडनी जो है वो एक्यूटली डैमेज हो जाती है। रिकवर हो जाएगी बट एक्यूटली डैमेज हो जाएगी। जो हमारे लीवर है, लीवर में क्या होगा SGOT PT जो हम लोग जनरली देखते हैं वो बढ़ जाता है। हेपेटाइटिस जिसे बोलते हैं सूजन आ जाना, वो आ सकती है। हमारा जो ऑफ्थाल पार्ट है, मतलब आँखें हैं, इसमें इन्फ्लेमेशन हो सकता है, इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। साथ में हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जिसे ब्रेन बोलते हैं, दिमाग बोलते हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। न्यूराइटिस हो सकता है, वेरे सीजर्स आ सकते हैं। सीजर्स मतलब आपका दौरे पड़ सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब नेक्स्ट चीज़ आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है शॉक। डेंगी शॉक सिंड्रोम। डेंगी शॉक सिंड्रोम में क्या होता है कि हमारा ब्लड, ये नेक्स्ट स्टेज है, मतलब पहले डेंगी फीवर हुआ, फिर उसके बाद डेंगी हेमरेजिक फीवर हुआ, फिर डेंगी शॉक सिंड्रोम। डेंगी शॉक सिंड्रोम में क्या होता है कि बॉडी में इतना ज़्यादा ब्लड कम हो गया, रिस गया पूरी, मतलब जो नसों से इतना तरल पदार्थ रिस गया कि हमारा BP कम हो गया। BP कैसे बनता है? BP बनता ही हमारे खून से। अगर खून ही नहीं होगा तो पंप क्या होगा? पंप नहीं होगा तो ब्लड पहुंचेगा नहीं, तो ब्लड प्रेशर हमारा कम हो जाएगा। तो ब्लड प्रेशर इतना कम हो जाता है कि हमारे जो वाइटल्स ऑर्गन है, हमारे जो ज़रूरी हमारे जो ऑर्गन है, मतलब हमारे जो शरीर में ऑर्गन, बेसिकली ऑर्गन क्या बोलूँ, ऑर्गन्स हैं, जैसे किडनी हो गया, हार्ट हो गया, लंग हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। तो इनमें अगर ऑक्सीजन ही नहीं पहुंचा तो ये काम करना बंद कर देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या, और ब्लड से ऑक्सीजन जाना है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा शॉक की स्टेज चली जाती है, बॉडी शॉक स्टेज। शॉक मतलब हमारा ब्लड प्रेशर बिल्कुल ज़मीन पे गिर गया है। इसकी वजह से हमारे वाइटल ऑर्गन में ऑक्सीजन ही नहीं पहुंच रहा है। तो इसमें कैसे क्या क्या होगा, अगर दिमाग में ऑक्सीजन नहीं पहुंचा तो कॉन्शियसनेस खत्म हो जाएगी, मतलब हमें चक्कर आ जाएगा, हम गिर जाएंगे, हमारे जो कॉन्शियसनेस है वो खत्म हो जाएगी, मतलब हमें होश नहीं रहेगा। ठीक है, और क्या हो सकता है, हमारी बॉडी में मतलब जो गर्मी रहती है खून की वजह से रहती है, ये भी पूरी ठंडी पड़ जाएगी। लंग हमारे काम नहीं करेंगे, मतलब हमारे जो लंग्स हैं जिसकी वजह से हम सांस ले पाते हैं, ये भी काम नहीं करेगा, तो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, तो हम ओवरऑल सारी चीज़ें वैसे ही खराब हो सकती हैं। ठीक है, अगली चीज़ बात करते हैं अब ठीक है, हमें पता चल गया कि ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हमें अगर फीवर आ रहा है तो अब हमें करना क्या है, हमें क्या करना है, हमें इन्वेस्टिगेशन कराना है। इन्वेस्टिगेट कराएंगे पेशेंट, हम इन्वेस्टिगेट कराएंगे अपने। जैसे मान लो फीवर आ गया हमें, अब हम क्या करेंगे, तो अगर हमें ये लग रहा है कि यार हमें फीवर हो रहा है, चिल ठंडी लग रही है, साथ में जॉइंट्स पेन हो रहा है, ये सब हो रहा है, तो हम जनरली कुछ समझदारी के साथ कुछ टेस्ट करा लेते हैं, या फिर हम अपने आसपास के डॉक्टर्स को दिखा लेते हैं, जो कि लोकल डॉक्टर्स होते हैं उनको दिखा लेते हैं। वो कुछ टेस्ट कराते हैं यानी, जो कि अगर वहाँ पे प्रिवलेंट है, अगर वहाँ पे डेंगी फीवर सबको मतलब मिल रहा है, तो हमें जनरली कुछ टेस्ट करा लेनी चाहिए। उसमें से एक टेस्ट आता है NS1 मतलब नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन 1। इसका मतलब ये होता है कि ये एंटीजन टेस्ट है। एंटीजन टेस्ट ये बेसिकली उनके लिए बता रहा हूँ जो कि मेडिकल बैकग्राउंड से जो कि समझ पा रहे हैं, या फिर जो कि इस पर रुचि रखते हैं, थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। तो NS1 एंटीजन जो होता है वो एक ये डेंगू का टेस्ट है, और दूसरा टेस्ट है डेंगू सीरोलॉजी। आपको अच्छे से पता होगा, कोविड निकल चुका है, आपको समझ में होगा एंटीबॉडी एंटीजन क्या होता है। पहले एंटीजन आता है, फिर उसके बाद एंटीबॉडी आती है। तो सबसे पहले शुरुआत के 6 दिन में हम कौन सा टेस्ट कराएंगे, एंटीजन। उसके बाद शुरुआत के 6 दिनों के बाद अब एंटीजन
क्या होता है, 6 दिनों में वायरस खत्म हो जाता है। तो उसके बाद अब हमारे बॉडी ने क्या बनाया होगा उसके खिलाफ, एंटीबॉडी। तो अब हम उस एंटीबॉडी को ढूंढने के लिए एक एंटीबॉडी टेस्ट कराएंगे जिसका नाम है डेंगू सीरोलॉजी। ठीक है, तो वो 6 दिन तक कौन पॉजिटिव आएगा, अगर शुरुआत के 6 दिन का फीवर है तो हम कौन सा NS1 टेस्ट कराते हैं, NS1 पॉजिटिव आता है। अगर 6 दिन के बाद करा रहे हैं तो हम कौन सा कराएंगे, डेंगू सीरोलॉजी कराते हैं। डेंगू सीरोलॉजी करा लेंगे और वो पॉजिटिव आ सकता है। अगर वो बाई चांस पॉजिटिव आ रहा है तो अब हमारा क्या 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 चीज़ें और देखनी होगी, हमें CBC कराना पड़ेगा। CBC मतलब हीमोग्राम, मतलब हमें ब्लड के काउंट्स कराने पड़ेंगे। उसमें जनरली क्या मिलता है, शुरुआत के 6 दिनों तक तो फीवर आता है लेकिन प्लेटलेट काउंट कम नहीं होते हैं, प्लेट्स आपके कम नहीं होते हैं। ठीक है, प्लेट्स जिन्हें आप लोग बोलते हैं, ठीक है, या फिर प्लेटलेट्स। ठीक है, तो प्लेट्स कम नहीं होते हैं। ओके, उसके बाद जब फीवर उतर जाता है तब आती है क्रिटिकल फेज जिसमें प्लेटलेट्स कम होते हैं। ठीक है, तो उस समय अगर हम शुरुआत के 6 दिनों में करा रहे हैं तो प्लेटलेट्स हमारे कम नहीं होते हैं। ठीक है, और हमारा क्या कम मिलेगा, हमें प्लेटलेट्स कम नहीं मिलेंगे शुरुआत के 6 दिनों में, और हमारा TLC काउंट जो है, जो WBC काउंट है, वो भी नॉर्मल रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम क्रिटिकल फेज में करा रहे हैं जिसमें 6 से 7वें दिन में करा रहे हैं तो उसमें क्या होता है, प्लेटलेट्स हमारे कम होते हैं। जनरली प्लेटलेट्स हमारे 1.5 लाख से 4.5 लाख तक होते हैं। अगर 1.5 लाख से कम है तो इसका मतलब प्लेटलेट कम है हमारे। हमें थोड़ा सा ध्यान तब रखना पड़ता है जब 1 लाख से कम हो जाए। ठीक है, प्लेटलेट्स कम मिलेंगे हमें। उसके बाद ठीक है, और लीवर फंक्शन टेस्ट होते हैं जिसमें SGOT-PT बढ़ जाता है। ठीक है, कुछ और अगर बात करें डीपली तो ESR जो होता है, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, वो इसमें नॉर्मल होता है। वो ध्यान देने वाली बात है क्योंकि वो और दूसरी जो परेशानियां होती हैं उनको इससे अलग करने में हेल्प करता है कि भाई मलेरिया है या फिर TB है या फिर कोई और कॉज है फीवर का, उसको इससे अलग डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं। ठीक है, हमें पता चल गया भाई कि हमें डेंगू है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि डेंगू है तो अब हम क्या करें। सबसे पहले हमारे पास हमें पता चल गया कि डेंगू है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि अगर हम प्रोन एरिया में रहते हैं, ठीक है, और हमारे पास डेंगू की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई तो हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे, डॉक्टर को दिखाने। डॉक्टर जो कि लोकल डॉक्टर या फिर आसपास के आपके हॉस्पिटल में जैसी आपकी सुविधा है वैसे आप किसी डॉक्टर को दिखाइए तुरंत। ठीक है, और अगर आपने डॉक्टर को दिखाया उसके बाद आपकी प्लेटलेट्स उन्होंने चेक की, आपको 1 लाख के आसपास है या फिर मान लीजिए 1 लाख के नीचे है। ठीक है, जैसे भी आ रही, अगर 1 लाख के आसपास की मतलब 1 से 1.5 लाख के बीच में आपने OPD में दिखाया जाके। ठीक है, और अगर आपको 2 चीज़ें देखनी पड़ेंगी यहाँ पे कि आप वनरेबल ग्रुप में आते हो। वनरेबल ग्रुप मतलब होता है जो कि जिसमें परेशानी हो सकती है, या फिर आप नॉर्मल एज ग्रुप में आते हो जिसमें परेशानी नहीं हो सकती है। और दूसरी चीज़ क्या देखनी है कि इसमें वार्निंग साइन मिलना है, मतलब जो खतरनाक लक्षण है वो मिल रहे हैं क्या। तो जो उस परेशानी वाले ग्रुप में आ रहा है जिसमें दिक्कतें हो सकती हैं आगे चल के, उनको तुरंत एडमिट करना है हमें, और जिसमें वार्निंग साइन मिलना है, जिसमें खराब लक्षण मिलना है, उन्हें एडमिट करना है। अगर हम, क्योंकि जनरली क्या होता है कि डेंगू फीवर शुरुआत के 6 दिनों के बाद आराम से ठीक हो जाता है। आगे डेंगू शॉक सिंड्रोम, डेंगू हेमरेजिक फीवर में नहीं जाता। 90% 80% केसेस में ठीक हो जाता है, सिर्फ 20% केसेस में वो आगे जाता है। तो जिनमें वो खराब लक्षण नहीं मिल रहे हैं या फिर जिनमें वो वनरेबल ग्रुप नहीं है उनमें हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, और अगर जिनमें है, जैसे मान लो वनरेबल ग्रुप किसके बोल रहे हैं, जो जिसमें दिक्कत हो सकती है बच्चों में, छोटे बच्चों में, 1-2 साल के बच्चों में। उसके बाद और किस में बोल सकता है, प्रेग्नेंट वुमेन्स में, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनमें हो सकती है दिक्कत। उसके बाद जो बड़े बूढ़े हैं 70-60 साल के ऊपर वाले, या फिर जिनमें किडनी की परेशानी है, डायबिटीज़, शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ा है, ये सब सारे, जिसमें कोई ऑर्गन फेलियर, चल नहीं पा रहा, कोई बहुत दिन से बीमार है, किसी की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम हो रखी है, वो सब आते हैं वनरेबल ग्रुप में, उनको तुरंत एडमिट कर लेना चाहिए। दूसरी चीज़ आती है वार्निंग साइन, इसमें मिल रहा है। वार्निंग साइन क्या क्या हो सकते हैं, कहीं से भी ब्लीडिंग हो रही हो, मैंने आपको बताया ब्लीड हो सकता है, तो कहीं से भी अगर ब्लीडिंग हो रही हो, वॉमिटिंग हो रही हो, ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा हो, सांस लेने में दिक्कत आ रही हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा हो, या फिर घबराहट बहुत ज़्यादा हो रही हो, इन लोगों को हमें तुरंत एडमिट कर लेना चाहिए। ठीक है, इनको हम तुरंत एडमिट कर लेते हैं, वरना अगर ये सब कुछ नहीं है तो घर भेज देते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि ठीक है, हमने इनको एडमिट कर लिया। अब हम, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको जो नहीं पता होगा शायद कि डॉक्टर्स क्या करते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है। डेंगू का कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि डेंगू में सिर्फ और सिर्फ हम वेट करते हैं कि कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए, बस इसका ध्यान रखते हैं। ठीक है, प्लेटलेट बढ़ाने की दुनिया में कोई दवा नहीं बनी है। ठीक है, जो हम सबसे पहले सब लोग ये पूछते हैं प्लेटलेट बढ़ा क्यों नहीं सकते, प्लेटलेट क्या दे देगी प्लेटलेट बढ़ जाए, कोई भी दवा ऐसी प्लेटलेट बढ़ाने की नहीं है। तो
प्लेटलेट हम नहीं बढ़ा सकते। हम करते क्या है, सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड देते हैं। मैंने आपको बताया ब्लड रिसता रहता है, तरल पदार्थ रहता है, तो हम फ्लूइड देते हैं ताकि ब्लड गाढ़ा ना हो। फ्लूइड देते हैं, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग में रखते हैं, देखते रहते हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, कोई परेशानी तो नहीं आ रही है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम कंटिन्यूस देखते रहते हैं, ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। बाकी और कुछ भी नहीं करना है, हम भी इसमें कुछ भी नहीं करते। बॉडी अपने आप धीरे 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 अपने आप को, जो भी बोन मैरो जो बताई थी, बोन मैरो जो ब्लड बनाने वाली मशीन है, वो सप्रेस हो जाती है, मतलब काम नहीं करती, वो धीरे धीरे फिर से एक्टिव हो जाती है। 7वें दिन जब वायरस खत्म हो जाएगा, 1 से 7वें दिन क्या होता है, फीवर आता है, जिसमें वायरस जिंदा रहता है। वायरस खत्म होते ही फीवर खत्म हो जाता है, लेकिन वो जो एंटीबॉडी बन रही है वो क्या कहती है, वो हमारे ब्लड वेसल को अफेक्ट करती है, जिससे ब्लड रिसता है, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। तो ठीक है, अगर वो कॉम्प्लिकेशन वाली स्टेज निकल गई 24 से 48 घंटे, तो फिर तो अपनी रिकवरी हो जाएगी, क्योंकि वायरस खत्म ही हो गया है। तो बस हम इन 24 से 48 घंटों को, तो प्लेटलेट बढ़ाने की कोई दवा है नहीं हमारे पास। तो अब सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी नहीं है कि हमें क्या करना है, कभी कभी ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा होता है कि हमें क्या नहीं करना है। ठीक है, तो जनरली हम जो मिथ्स है हमारे दिमाग में, जो हमें मतलब आसपास लोग बताते रहते हैं कि ये करने से प्लेटलेट बढ़ती है, जैसे हम सोचते हैं बकरी का दूध पिलाने से प्लेटलेट बढ़ती है, या फिर पपीते के पत्ते पिलाने से, उसको पानी में भिगो के पिलाने से प्लेटलेट बढ़ती है, या फिर कीवी खिलाने से प्लेटलेट बढ़ती है, या फिर कोई देसी आयुर्वेदिक दवा खिलाने से प्लेटलेट बढ़ेगी, या फिर कोई हमारा गिलोय आता है जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है, उसे खिलाने से प्लेटलेट बढ़ती है। तो ये सारी चीज़ें प्लेटलेट नहीं बढ़ाती। ये क्लियर कट है कि प्लेटलेट इन सब चीज़ों से नहीं बढ़ता। ये सारी चीज़ें इवन नुकसान कर सकती हैं हमें डेंगू फीवर में। क्यों? क्योंकि ये सब सारी चीज़ें जाती हैं तो हमारे इरिटेशन, गैस्ट्रिक इरिटेशन करती हैं। गैस्ट्रिक इरिटेशन मतलब पेट में इरिटेशन करेंगी। जब पेट में इरिटेशन करेंगी तो वॉमिटिंग आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तभी पेशेंट एडमिट होते हैं। पहले वो घर में पपीते के पत्ते खाएंगे, ये दुनियादारी की चीज़ें खाएंगे, जब उन्हें वॉमिटिंग होगी, डिहाइड्रेशन होगा, वैसे भी ब्लड रिस रहा है, ये सारी चीज़ें खाने से और ज़्यादा होगा, फिर और दिक्कत बढ़ती है। तो इन सारी चीज़ों के बाद पेशेंट आते हैं, तब उन्हें नहीं पता होता है। लेकिन ये मैं आपको इसीलिए पहले से बता रहा हूँ, ये दिस इज द मेन मोटिव टू फॉर्म दिस वीडियो। ये वीडियो बनाने का सबसे इंपॉर्टेंट मोटिव है कि क्या नहीं करना है। तो गिलोय या फिर आपका पपीते के पत्ते, बकरी का दूध, या फिर कोई भी ऐसी मेडिसिन जो देसी दवाई होती है, ये सब नहीं खाना है। और क्या चीज़ नहीं लेना है, स्टेरॉइड्स। मेरा एक फ्रेंड है, वो सबसे पहले मुझे कॉल करता है, बोलता है कि भाई इनको डेंगू हो गया है, मैं क्या स्टेरॉइड दे दूँ उन्हें? बिग नो, नहीं देना है स्टेरॉइड। स्टेरॉइड क्यों नहीं देना है? ये डायबिटीज़ के पेशेंट में शुगर बढ़ा देती है, इम्यूनिटी और कम कर देगी, वायरस और फ्लेयर अप हो जाएगा, दिक्कतें और बढ़ जाएंगी। तो स्टेरॉइड नहीं देना है। और क्या नहीं करना होता है, हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास रिसोर्सेज ज़्यादा है बाई चांस, तो हम क्या करते हैं ना कि प्लेटलेट 30,000 में प्लेटलेट चढ़ा देते हैं, 2-3 प्लेटलेट दे देते हैं। डॉक्टर साहब आप प्लेटलेट क्यों नहीं दे देते हो? भाई मैं फलाने हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, आप मैं सोर्स लगवा के प्लेटलेट दिला देता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस केस में फ्लूइड ओवरलोड हो सकता है। फ्लूइड ओवरलोड हो सकता है तो और ज़्यादा दिक्कतें हमारे सीन में बढ़ सकती हैं, मतलब और परेशानी बढ़ सकती है। तो गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइंस बनाई हैं वो कुछ सोच समझ के बनाई हैं, और उन्हीं को हमें फॉलो करना चाहिए। साथ में हमें मेन ट्रीटमेंट मैं आगे चल के बताऊंगा, इसका फ्लूइड होता है। फ्लूइड देते हैं, लेकिन स्पेसिफिक फ्लूइड ही देना है, डॉक्टर के सलाह से ही फ्लूइड लेना है। ये नहीं कि कोई भी फ्लूइड चढ़ा दो। कोई भी फ्लूइड क्या होता है, अगर 0.45% NS दे दिया उसको, तो वो हाइपोटोनिक होता है, मतलब हमारे ब्लड से भी पतला होता है, वो और ज़्यादा नसों से बाहर निकलने के चांसेस होते हैं, और वो और ज़्यादा कलेक्शन कराएगा थर्ड स्पेस में, मतलब बॉडी में पानी पेट में जमा होने लगेगा, लंग्स में जमा होने लगेगा, सांस और फूलेगा, तो और दिक्कतें बढ़ सकती हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि हमें ये पता होना चाहिए कि क्या नहीं करना है। क्या करना है वो तो हम डॉक्टर से पता कर लेंगे, या फिर हमें धीरे धीरे अंदाज़ा लग जाता है। क्या नहीं करना है वो ज़्यादा ज़रूरी है, इस चीज़ पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है। सबसे खास लोगों को डरते हैं या फिर लोगों को पता नहीं होता है, इसमें पहले 6 दिन प्लेटलेट कम नहीं होती, लेकिन 6 से 7-8 दिन तक, मतलब 6 से लेकर 6वां 7वां 8वां 9वां दिन प्लेटलेट कम हो सकती है। प्लेटलेट जनरली किसी किसी की 4,000, 5,000, 10,000, 20,000 तक आ जाती है। उस केस में क्या करते हैं, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है कि 20,000 तक हम प्लेटलेट को मंगवा के रख लेते हैं। भाई कि प्लेटलेट कम हो सकती हैं, मंगा के रख लेते हैं पेशेंट के पास, लेकिन कभी भी जैसे ही 10,000 से कम हो तो हम प्लेटलेट चढ़ा दें। 20,000 से कम की मंगा के रख लेते हैं, 10,000 के अंदर चढ़ा देते हैं प्लेटलेट। ठीक है, तो हमारा क्या काम है रोज इसमें, सिर्फ फ्लूइड सप्लीमेंट करना, मतलब पानी की कमी पूरी करना,
ऑब्जर्व करना, पेशेंट को देखे रहना कि कोई दिक्कत ना, कॉम्प्लिकेशन ना हो, और अगर 10,000 से प्लेटलेट कम आ रही है तो उसको प्लेटलेट चढ़ा देना। बस हमारा इतना ही काम है यहाँ पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसमें मतलब कमी दिक्कत कहाँ आती है, मतलब लोगों की डेथ कहाँ तक हो जाती है, मतलब मान लीजिए कि कितनी बुरी प्रोग्नोसिस है आगे, कितने इसमें दिक्कत वाली बात है आगे। तो सिर्फ अभी तक ऑल ओवर वर्ल्ड में 2.5% मतलब इसकी बैड प्रोग्नोसिस है। मतलब सिर्फ अगर 100 लोग को होता है डेंगी शॉक सिंड्रोम, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा वाला सीवियर फीवर, तो उसमें से 2.5% लोगों को की डेथ हो सकती है इसमें, ठीक है। और उसमें भी किस वजह से हो जाती है, क्योंकि फल्मिनेंट हेपेटाइटिस लीवर की खराबी की वजह से, या फिर आपका शॉक में चला जाता है जब बीपी हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, बहुत कुछ सारी ताकत लगा लेते हैं, बीपी नहीं कंट्रोल होता है, तब जनरली शॉक में उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि ऑर्गन को ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें बचाव कैसे करना है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो हमारे आपके लिए, जिसलिए मैं ये चैनल बना हूँ, ठीक है। पहला तो होता है पर्सनल प्रोटेक्शन। हम अपनी प्रोटेक्शन कैसे खुद से करें, तो सब वो हमें पता है कि मच्छर से मम्मी लोगों को पता होता है, वो समझा के रखती हैं कैसे करना है, उनकी बात ज़रूर मानो बच्चों, ठीक है। क्योंकि 9 से लेके 16 साल तक के बच्चे ज़्यादातर उनको ये चांसेस होते हैं, और उनके सीवियरिटी ज़्यादा होती है कि उनमें दिक्कत ज़्यादा हो सकती है डेंगू की। इसलिए 16 साल तक के बच्चों को बहुत ध्यान से डेंगू वाले एरिया में उनको उन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा इफेक्टेड होने के उनके ज़्यादा चांसेस हैं 16 साल तक के बच्चे, ठीक है। तो उनके इसमें क्या करना है, पर्सनल प्रोटेक्शन, हम कोई मस्कीटो रिपेलेंट क्रीम लगा सकते हैं, या फिर हम पूरी बाही वाले कपड़े पहनेंगे, या फिर और क्या कर सकते हैं, रात में सोते वक्त मच्छरदानी लगाएंगे, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, आप लोग बताना क्या कर सकते हैं, और भी कुछ तरीके हों अगर ऐसे तो, ठीक है। और क्या कर सकते हैं कि हम कोशिश करेंगे कि बाहर ज़्यादा खुले में ना खेलें, ज़्यादा जहाँ हो रहा है मतलब डेंगू आसपास फैला है वहाँ ना रहें, आसपास सफाई रखें। उसके बाद ये तो पर्सनल लेवल प्रोटेक्शन हो गया। दूसरे पे कम्युनिटी लेवल, आसपास कैसे प्रोटेक्शन रखेंगे। जनरली क्या होता है, जहाँ पे नई बस्ती बसी होती है या फिर नया जहाँ पे इलाका बसा होता है, वहाँ पे प्रॉपर सैनिटेशन नहीं होता, गरीबी का माहौल रहता है, जहाँ पे वहाँ पे आदमी अपने रोजी रोटी चलाता है कि ये सब करेगा, ठीक है। तो उस केसेस में गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए, या फिर हमें कोई नॉन NGOs जो होते हैं उनको ध्यान देना चाहिए कि, और आपस में खुद भी आप कर सकते हैं कि ये जहाँ पानी इकट्ठा होता है वहाँ पानी इकट्ठा नहीं होने देना है हमें। जहाँ पे टायर्स आदमी ऊपर रख देता है ताकि भाई टीन उड़े ना उनकी, तो टायर्स नहीं रखना है, पत्थर रखना है, कोशिश करना है। जहाँ जहाँ पानी इकट्ठा हो सकता है बारिश के मौसम में, कूलर की टंकी हर हफ्ते साफ़ करनी है। गमलों में पानी हर मतलब पड़ा रहता है, गमलों में पानी काफ़ी महीने हो जाते हैं, तो सफाई कर देना है उसकी गमले की। नालियाँ जो कि खाली मतलब रुकी हुई हैं उनमें केरोसिन ऑयल डालना है, क्योंकि जो उसका मॉस्किटो का जो एग होता है वो तैरता रहता है ऊपर, तो अगर आप केरोसिन डाल देंगे तो वो डूब जाएगा। ये करना है हमें, ठीक है। अब मतलब ये काम कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर डेंगू फीवर जो है, अगर बाई चांस किसी को डेंगू है, ठीक है, तो उसको कैसे रोक सकते हो आप साइकिल को। जैसे मान लीजिए मुझे डेंगू हुआ, मुझे मच्छर काटा, उसने वायरस मुझसे लिया और दूसरे में दे दिया, तो कोशिश करें कि अगर आपको डेंगू फीवर है तो आप 6 से 7 दिन ऐसे एरिया में रहें जहाँ मच्छर बिल्कुल न टच करें आपको, ताकि आपसे दूसरों को, आपके क्लोज्ड वंस को, लव्ड वंस को नहीं फैलेगा। एक तरीका ये भी हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि ठीक है, ये सब तो हमने बचाव कर लिया, लेकिन अब लोग कहते हैं कि भाई इससे मेन अल्टीमेट क्या उपचार है। तो इसका अल्टीमेट उपचार ये हो सकता है कि आप डेंगू वैक्सीन है, डेंगू वैक्सिया नाम से आती है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि 0 मतलब एक तुरंत, एक 6 महीने बाद, एक 12 महीने बाद 3 डोज लगती है, आप उसको लगवा सकते हैं। लाइफ टाइम मतलब उसमें आपका सेफ्टी रहती है। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि अगर किसी को पहले से डेंगू नहीं हो रखा है, ठीक है, और आपने उसको पहली बार वैक्सीन लगा ली कि भैया हमें डेंगू नहीं हुआ लेकिन हम वैक्सीन लगवा ले रहे हैं, उससे क्या होगा कि अगर आपको वैक्सीन लग गई, आपको एंटीबॉडी बन गई, लेकिन अगर जब आपको कभी डेंगू वायरस काटा, मतलब मच्छर काटा, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारी बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ हैं, तो हमारी बॉडी में ज़्यादा खतरनाक तरीके से उसका रिएक्शन मिलेगा, मतलब हमारी लड़ने की क्षमता कुछ ज़्यादा ही हो जाएगी, जिससे हमारी बॉडी खुद इफेक्ट हो जाएगी। तो यूएसए गाइडलाइंस, यूएसए में ट्रायल्स हो रखे हैं, सारी चीज़ें उन्होंने एक्सप्लेन की है। उन्होंने ये बताया है कि जिसमें भी पहले इन्फेक्शन नहीं हो रखा है, उन केसेस में हम कोशिश करते हैं कि उनमें हम वैक्सीन नहीं देते हैं। जिसमें भी पहले हो रखा है इन्फेक्शन,
पता है कि हाँ इसमें हो रखा है, उसी में हम वैक्सीन देंगे। मतलब पहले जिस नेव केसेस, मतलब जिनमें भी पहले इन्फेक्शन नहीं हो रखा है उनमें हम वैक्सीन नहीं देते हैं। उनमें अगली टाइम जब इन्फेक्शन होगा तो सीवियर रिएक्शन होने के चांसेस होते हैं, तो हम उनमें वैक्सीन नहीं देंगे। हम किस में देंगे? जिसमें पहले हो रखा है। ये कैसे पता चलेगा कि पहले हो रखा है? हर आदमी से पूछेंगे, होगा हाँ ये बुखार तो हुआ था, कैसे पता चला? तो हम टेस्ट करा के देखेंगे। अगर वो टेस्ट में डेंगू पॉजिटिव था पहले, जो कि IgG पॉजिटिव आता है, वो सालों तक पॉजिटिव रहता है, ठीक है, तो वो टेस्ट में अगर IgG पॉजिटिव आया है डेंगू का, तो हम उसमें दे देंगे। अब डेंगू वैक्सीन किसमें किसमें नहीं देनी है? तो डेंगू वैक्सीन सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रेग्नेंट वुमेन्स में, मतलब जो कि जिनमें जो प्रेग्नेंट हैं उनको हम नहीं देंगे। और किनमें देंगे? क्योंकि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, मतलब जिनमें इम्यून सिस्टम हमारा कम काम कर रहा है, जैसे कैंसर वाले पेशेंट हम दवा देते हैं ताकि इम्यून सिस्टम कम काम करे, ठीक है, तो उनमें हम नहीं देंगे। होप कि आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी होगी, और अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना और सब्सक्राइब कर देना, और जो भी आपके लव्ड वंस हैं उन्हें शेयर कर देना ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल सके। एंड बाकी कोई अगर क्वेरी रहेगी हो तो मोस्ट वेलकम, आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में भेजना ताकि मुझे भी और डाउट्स पता चलें, ताकि मैं और अच्छी तरीके से इसको अगर मुझे नहीं पता होंगी तो मैं अपने टीचर्स से, अपने कंसल्टेंट से पूछ के आपको ज़रूर इन्फॉर्म। थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल।